हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग आवर। माय नेम इज अनिल। बेटा प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को एनपीओ का इंट्रोडक्शन कराया था, जिसके अंदर बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि एनपीओ क्या होती है, एनपीओ कैसे बनाई जाती है, एनपीओ कैसे काम करती है। इसके अलावा बेटा मैंने बताया था कि एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। और बेटा मैंने बताया था आप लोगों को कि एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, तीसरा बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग रिसीट एंड पेमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बेटा रिसीट एंड पेमेंट क्या होता है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है बेटा, देखो जरा। तो बेटा सबसे पहले तो बात करेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो बेटा आपसे कोई पूछे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है तो आप क्या आंसर दोगे। देखो जरा, आप बोलोगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के कैश कॉलम और बैंक कॉलम की समरी होता है। 11वीं क्लास में आप लोगों ने कैश बुक बनाई थी, तो कैश बुक के अंदर जो कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है, उसकी समरी होता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के कैश कॉलम और बैंक कॉलम की समरी होता है। ठीक है जी। उसके अलावा बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर क्या होता है, रियल होता है, पर्सनल होता है या नॉमिनल होता है। तो आप बोलोगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है वो रियल इन नेचर होता है, क्योंकि वो जस्ट लाइक कैश अकाउंट जैसा बनाया जाता है। जैसा कि आपने 11वीं क्लास में कैश अकाउंट प्रिपेयर किया था, वैसे ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट की जैसा ही होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, रियल इन नेचर है। और बेटा ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करके बनाया जाता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, कैश मिलेगा तो रिकॉर्ड होगा। आपको किसी वजह से कैश रिसीव होगा, कैश की प्राप्ति होगी तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश पे करेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यानी एक्रूड और आउटस्टैंडिंग, अगर कुछ पैसा मिलना है और वो एक्रूड है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई पेमेंट करनी है वो आउटस्टैंडिंग है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, और इसमें नॉन कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ये कैश बुक के ओपनिंग बैलेंस, कैश बुक के कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है और कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस पे समाप्त होता है। ठीक है, यानी जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट किया जाता है और कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस पे खत्म होता है। इसके अलावा बेटा ऑल रिसीट्स, जितनी भी रिसीट्स होती है, वेदर कैपिटल और रेवेन्यू, सारी की सारी रिसीट, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो, वो रिकॉर्ड किया जाता है। और ऑल पेमेंट चाहे कैपिटल नेचर की हो चाहे रेवेन्यू नेचर की, वो रिकॉर्ड की जाती है। अब बेटा कैपिटल नेचर की रिसीट क्या होती है, अगर कोई एसेट वगैरह बेचकर पैसा मिला है, एनपीओ ने कोई एसेट बेचा है, कोई इन्वेस्टमेंट बेची है और उससे पैसा रिसीव हुआ तो वो कैपिटल नेचर की रिसीट मिलता है। यानी और या फिर एनपीओ को कोई पैसा मिला है वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए, किसी स्पेसिफाइड पर्पज के लिए मिला है तो वो क्या है, कैपिटल नेचर की रिसीट है। और अगर एनपीओ को कोई पैसा मिला है वो किसी भी पर्पज के लिए, एनपीओ के किसी भी पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है तो वो रेवेन्यू नेचर की रिसीट है। ठीक है, जो एनपीओ को ऑपरेट करने से, एनपीओ की सर्विस देने से जो पैसा मिल रहा है वो क्या है, रेवेन्यू नेचर की रिसीट है। इसी तरह बेटा पेमेंट में क्या है, एसेट वगैरह को परचेज करा आपने, कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी या एसेट खरीदी और पेमेंट करी है तो उसे हम कैपिटल नेचर की पेमेंट बोलेंगे, कैपिटल पेमेंट करेंगे। और अगर एनपीओ को रन करने में, एनपीओ को चलाने में, डेली बेसिस पे एनपीओ चलाई जा रही है, एनपीओ सर्विसेज दे रही है लोगों को, एनपीओ को ऑपरेट करने में जो भी खर्चे किए जाते हैं, जैसे एम्प्लॉय होगी, स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, या हमारी क्या होगी, रेवेन्यू नेचर की पेमेंट होगी। क्लियर हो गया। तो जितनी भी रेवेन्यू नेचर की रिसीट होती है या रेवेन्यू नेचर की पेमेंट होती है वो रिकॉर्ड की जाती है, जितनी भी कैपिटल नेचर की रिसीट होती है, कैपिटल नेचर की पेमेंट होती है वो भी रिकॉर्ड की जाती है। यानी एनपीओ के अंदर सारी रिसीट, ऑल रिसीट वेदर कैपिटल और रेवेन्यू रिकॉर्ड की जाती है और ऑल पेमेंट वेदर कैपिटल और रेवेन्यू रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, इसके अलावा बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, चाहे प्रीवियस ईयर का पैसा मिल रहा है, कैश आना चाहिए तो रिकॉर्ड होगा, नेक्स्ट ईयर का पैसा मिल रहा है तो भी रिकॉर्ड होगा, करंट ईयर का पैसा मिल रहा है तो भी रिकॉर्ड किया जाता है। यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता। अगर पिछले साल की कुछ इनकम है, पिछले साल मिलनी थी, नहीं मिली थी, लेकिन इस साल वो मिल गई तो भी रिकॉर्ड करेगा, नेक्स्ट ईयर आने वाले समय की इनकम अभी मिल गई तो भी वो रिकॉर्ड करेगा। और अगर करंट ईयर का कुछ इनकम में मिलनी है, करंट ईयर के कुछ
पैसा मिलना है तो वो भी रिकॉर्ड करेगा। यानी रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है। हाँ बेटा, रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट के अंदर नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, करंट की कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है, मिली नहीं, हमने बोला ना ये कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो किया जाता है। कैश बेसिस का मतलब कैश मिला कहाँ, आउटस्टैंडिंग का मतलब मिल गया क्या, नहीं, तो वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। करंट की कोई इनकम है, मिलनी थी मिली नहीं, आउटस्टैंडिंग है तो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसी तरह करंट का कोई खर्चा है, पे करना था पर पे नहीं किया तो क्या पैसा गया, नहीं, पैसा नहीं किया तो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। यानी नॉन कैश आइटम इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ बेटा। अब बेटा जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया, रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ऑफ कैश बुक। देखो बेटा मैंने क्या बताया, रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश बुक के कैश कॉलम और बैंक कॉलम की समरी होता है। अब कैसे समरी होता है बेटा, ये आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो जरा बच्चे, 11वीं क्लास में आपने कैश बुक बनाई थी। कैश बुक में एक डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है, एक एलएफ का कॉलम होता था और एक कैश और बैंक का कॉलम होता था डेबिट साइड में, जिसको हम बोलते थे रिसीट साइड। और एक पेमेंट साइड में बेटा फिर से डेट का कॉलम होता था, पर्टिकुलर का कॉलम होता था, एलएफ का कॉलम होता था और एक कैश और बैंक का कॉलम होता था। यहाँ तो कोई डाउट है। अब बेटा जो कैश बुक में जो कैश का कॉलम होता था और बैंक का कॉलम होता था, वो उसमें कैश बुक में बेटा सबसे पहले देखो हम क्या करते थे, सबसे पहले बैलेंस लिखते थे। अगर हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस है तो वो लिखते थे, अगर हमारे बैंक में कुछ पैसा पड़ा था वो लिखते थे, और अगर ओवरड्राफ्ट होता था तो क्रेडिट साइड में लिखते थे बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले कैश बुक में बैलेंस बीडी लिखा जाता था, क्लियर क्या। उसके अलावा बेटा अगर ड्यूरिंग द ईयर हमें पैसा मिला है, ड्यूरिंग द ईयर पैसा मिला है, कैश में मिला है तो कैश के वाले कॉलम में रिकॉर्ड करते थे, और चेक से पैसा मिला है बैंक में तो हम बैंक में वाले कॉलम में रिकॉर्ड करते थे। इसी तरह बेटा ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने कैश पेमेंट करी है, कैश में कुछ पे किया है तो कैश वाले कॉलम में रिकॉर्ड करते थे, पैसा जा रहा है, और चेक से पेमेंट करिए तो बैंक वाले कॉलम में रिकॉर्ड करते थे। अब देखो बेटा मैंने एक एग्जांपल लिया है सब्सक्रिप्शन का, यहाँ पर लिखा है देखो सब्सक्रिप्शन। जब मैं एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का वर्ड यूज़ किया है, सब्सक्रिप्शन वर्ड यूज़ किया है। आपने आज से पहले कभी सब्सक्रिप्शन का नाम नहीं सुना था। अब देखो बेटा पहले तो मैं यही बता देता हूँ आप लोगों को कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये बार बार ही। देखो बेटा सब्सक्रिप्शन क्या होता है, किसी भी एनपीओ का मेंबर बनने के बाद, आप किसी एनपीओ में गए, आपने एनपीओ की मेंबरशिप फीस पे करी और मेंबर बन गए। किसी भी एनपीओ में मेंबर बनने के बाद हम रेगुलर बेसिस पे, भाई मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, हम रेगुलर बेसिस पे पेमेंट करते हैं ताकि आपकी एनपीओ में मेंबरशिप एक्टिव रहे, चालू रहे। यानी किसी भी एनपीओ में मेंबर बने रहने के लिए बेटा एक तो मेंबर बनने के लिए फीस पे करते हैं, उसे बोलते हैं एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। अब आपने एडमिशन फीस पे करके मेंबर बन गए, मेंबर बनने के बाद आप चाहते हो कि आपकी मेंबरशिप एक्टिव रहे, चालू रहे, आप एनपीओ के मेंबर बने रहे। अब मेंबर बने रहने के लिए एनपीओ में आपकी मेंबरशिप चालू रहे, एक्टिव रहे, इसलिए आप रेगुलर बेसिस पे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली पेमेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है बेटा, सब्सक्रिप्शन हिंदी में से बोलते हैं चंदा। अब बेटा जब भी एनपीओ को, अब मेंबर तो पे करेगा लेकिन हम तो एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना बेटा। अब देखो एनपीओ को जब सब्सक्रिप्शन मिलेगा, कैश में मिलेगा तो वो एंट्री करेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और अगर चेक से मिलेगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, एनपीओ को रिसीव हो रही है। और एनपीओ के लिए जो सब्सक्रिप्शन का पैसा होता है वो रेवेन्यू नेचर की रिसीट होती है। एनपीओ एंट्री करेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो कैश की डेबिट में टू सब्सक्रिप्शन। देखो बेटा मैंने लिखा हुआ है कैश की डेबिट में टू सब्सक्रिप्शन और अमाउंट लिखा है कैश वाले कॉलम में। और अगर पैसा चेक से मिलता है तो पैसा बैंक में बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो बैंक की डेबिट में टू सब्सक्रिप्शन। यानी जब जब मुझे सब्सक्रिप्शन कैश में मिलेगा तो कैश वाले कॉलम में अमाउंट लिखूंगा और टू सब्सक्रिप्शन, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। और जब जब मुझे चेक से पैसा मिलेगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, बैंक वाले कॉलम में अमाउंट लिखूंगा और टू सब्सक्रिप्शन। और इस तरह से बेटा मैंने यहाँ पर देखो दिखाया है कि मुझे जब जब सब्सक्रिप्शन मिला, मुझे हर महीने सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 1 तारीख को, तो जब जब सब्सक्रिप्शन कैश में मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो कैश की डेबिट में टू सब्सक्रिप्शन। देखो बेटा यहाँ पर मेरे को बार बार ही सब्सक्रिप्शन मिलता गया और मैं कैश अकाउंट को डेबिट करता रह गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन कैश वाले कॉलम में लिखता गया। और जब चेक से मिला तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बैंक की डेबिट में लिखता गया और टू सब्सक्रिप्शन, बैंक की डेबिट में टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है, बैंक वाले कॉलम में अमाउंट और टू सब्सक्रिप्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बेटा देखो इसी तरह मैंने एक एग्जाम्पल लिया रेंट पे करने का। अगर मान लो एनपीओ का जो ऑफिस वगैरह है वो रेंट पे है तो हम रेगुलर हर मंथ रेंट पे करेंगे, रेगुलर बेसिस पे रेंट पे करेंगे। भाई
हर महीने किराया पे करना पड़ता होगा, तो हम जब रेंट पे करेंगे, जब रेंट पे करेंगे, जब अगर हम रेंट कैश में पे करेंगे तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर हम चेक से पे करेंगे तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बेटा रेंट पे करोगे कैश जाएगा तो कैश वाले कॉलम में लिखोगे, और अगर चेक से पे करोगे तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक से पैसा कम होगा तो बैंक वाले कॉलम में एंट्री होगी। तो जब मैंने रेंट पे किया, मैंने एंट्री बोली रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश की ग्रेड साइड में बाई रेंट, जब बाई रेंट लिखता गया मैं जब कैश पे किया। और जब बेटा मैंने चेक से पेमेंट करी तो मैंने एंट्री पास करी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक वाले कॉलम में अमाउंट और पर्टिकुलर वाले कॉलम में बाई रेंट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। अब बेटा जब मैंने कैश में रेंट पे किया तो बाई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश की ग्रेड में बाई रेंट लिखता गया। और जब मैंने चेक से पेमेंट करी तो एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक की ग्रेड साइड में अमाउंट, बैंक वाले कॉलम में अमाउंट और बाई रेंट। इस तरह बेटा मैंने ये रेंट पे करके दिखाया। और हर मंथ रेंट पे किया जाएगा, मैंने तो हर महीने मगर रेंट तो हर मंथ ही पे किया जाता है ना बेटा, तो मैंने जब रेंट पे किया दिखा दिया। अब बेटा देखो बेटा मैं क्या करूँ, मेरे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था 5000, और बेटा मुझे हर महीने सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है, कुछ कैश रिसीव हो रहा है, कुछ चेक से रिसीव हो। जो कैश रिसीव हुआ मैंने कैश वाले कॉलम में लिखा है, और जो चेक से रिसीव हो वो बैंक वाले कॉलम में रिसीव किया, पैसा आ रहा है। अब बेटा देखो ये 2000 मुझे रिसीव हुआ, फिर 2000 रिसीव हुआ, फिर 2000 रिसीव हुआ, ऐसे रिसीव होते होते हुए बेटा मुझे टोटल 16000 कैश में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। और मेरे पास पहले से कैश कितना था 5000 प्लस 16000 कितना हो गया 21000। ठीक है बेटा, अब देखो जरा 20000 मैंने क्रेडिट साइड में भी लिख दिया, उसमें से बेटा मैंने ये 9000 जो है मैंने रेंट पे किया कैश में, तो 21000 मेरे पास कैश था, जिसमें से 9000 मैंने रेंट पे कर दिया, तो कितना कैश बच गया 12000। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, इसी तरह बेटा देखो मेरे बैंक में पहले से कैश कितना पड़ा हुआ था 6000, बैंक में कैश कितना पड़ा था, बैंक में पैसा कितना पड़ा था 6000, बैंक का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, उसके बाद बेटा मैंने ड्यूरिंग द ईयर 8000 सब्सक्रिप्शन रिसीव किया चेक से, तो बैंक में पैसा बढ़ गया, तो कितना हो गया टोटल 8000 प्लस 6000 कितना 14000। और बेटा मैंने इस साल चेक से रेंट पे किया है कितना 3000 का, तो 14000 माइनस 3000 तो कितना आ गया 11000। ये आ गया कैश का और बैंक का CD बैलेंस। ठीक है, इस तरह से हम 11वीं क्लास में कैश बुक बनाते थे। ठीक है बेटा, मुझे बेटा आप लोगों को कैश बुक नहीं सिखानी थी। अब देखो कैश बुक की हेल्प से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो सिखाना था। तो अब देखो मैं कैश बुक की हेल्प से आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सिखाना जा रहा हूँ। अब देखो बेटा जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले देखो कैश बुक का जो कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है और बैंक का ओपनिंग बैलेंस होता है। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है 5000 और बैंक का कितना है 6000। देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सबसे पहले कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट किया जाएगा। तो देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेटा इसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल के लिए बनाया जाता है। रिसीट्स अमाउंट पेमेंट अमाउंट, कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो कैश का टू बैलेंस BD, कैश का बैलेंस कितना था कैश बुक के कैश कॉलम में बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना था कैश का 5000 और बैंक का कितना था 6000, टोटल कितना आ गया 11000। कोई डाउट है क्या? इसी तरह बेटा जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस पे कंप्लीट खत्म होता है बनाया जाता है। देखो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस देखो कैश का बैलेंस कितना था 12000 और बैंक में कितना बैलेंस था 11000। तो देखो बाई बैलेंस CD कैश का बैलेंस कितना था 12000 और बैंक में कितना था 11000, टोटल कितना गया 23000। कोई डाउट है क्या? मैंने क्या बताया था आप लोगों को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के कैश के और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है और कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस पे ख़त्म होता है, क्लोज होता है। यहाँ तो कोई डाउट है? अब देखो बेटा मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला है बेटा, जो ड्यूरिंग देयर सब्सक्रिप्शन मिला कैश में कितना मिला है 16000 और बैंक में कितना चेक से कितना मिला है 8000। 16000 प्लस 8000 कितना हो गया 24000। पूरे साल में मुझे 24000 का सब्सक्रिप्शन मिला है, जिसमें से 16000 तो मुझे कैश मिला है और 8000 मुझे चेक से मिला है, टोटल 24000 सब्सक्रिप्शन मिला है। अब बेटा देखो मैंने क्या लिखा है टू सब्सक्रिप्शन 24000। आप ऐसे बोल सकते हो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन
ठीक है। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश अकाउंट जैसा ही होता है। तो मैंने बोला इसको कैश अकाउंट मान के चलो, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 24,000, तो कैश की डेबिट में टू सब्सक्रिप्शन 24,000। समझ में आ रहा है बेटा। समरी कैसे होता है, मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के कैश कॉलम और बैंक कॉलम की समरी होता है। तो देखो समरी ऐसे होता है, देखो यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन के बारे में जानोगे तो कौन सी डेट को कितना सब्सक्रिप्शन मिला, कौन सी डेट को सब्सक्रिप्शन मिला, डिटेल वाइज, डेट वाइज, कौन से मंथ में कितना कितना सब्सक्रिप्शन मिला, कब कब मिला, ये सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कैश कितना मिला, बैंक में से कितना मिला, चेक से कितना मिला, डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर आप कैश बुक को रीड करोगे तो कौन सी डेट को कितना कितना सब्सक्रिप्शन मिला, डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में नहीं चाहिए, डेट वाइज नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाओगे और आप देख लोगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाकर देखोगे तो पता चलेगा टोटल पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला। तो बेटा इसने उसको समराइज कर दिया, वहाँ पर डेट वाइज डिटेल में था और यहाँ पर समरी फॉर्म में है। इसलिए हम बोलते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है कैश बुक के कैश कॉलम और बैंक कॉलम की समरी होता है। और एक और एग्जांपल देखो इसमें, और देखो जैसे देखो मैंने पूरे साल में टोटल रेंट कैश में कितना पे किया 9,000 और चेक से कितना पे किया 3,000, तो 9,000 प्लस 3,000 टोटल रेंट कितना पे किया 12,000। अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कैश बुक को जाकर देखोगे, और अगर आपको समरी फॉर्म में चाहिए तो बाई देखो मैंने बोला ना कैश अकाउंट जैसा होता है, तो रेंट पे करोगे तो एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो कैश की रेंट में बाई रेंट 12,000, ठीक है। तो ये इसलिए हमने बोला कि ये समरी फॉर्म में होता है, समरी होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के कैश कॉलम और बैंक कॉलम की समरी होता है, ठीक है बेटा। अब बेटा इसके अलावा बेटा क्या होता है, यहाँ पर जो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। जितनी भी कैपिटल रिसीट होती है, जितनी भी रेवेन्यू रिसीट होती है वो रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे रेवेन्यू नेचर की। इसी तरह जितनी भी कैपिटल पेमेंट होती है या रेवेन्यू पेमेंट होती है वो रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। ऑल रिसीट वेदर कैपिटल और रेवेन्यू, ठीक है, वो रिकॉर्ड की जाती है। और ऑल पेमेंट वेदर कैपिटल और रेवेन्यू रिकॉर्ड की जाती है। अब बेटा ये कैपिटल रिसीट क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, कैपिटल पेमेंट क्या होती है, रेवेन्यू पेमेंट क्या होती है, बेटा ये आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में परेशान करेगा। इसलिए हम पहले यही क्लियर कर देते हैं कि कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, फिर वापस हम अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे आएंगे। क्लियर है? तो चलो देखते हैं बेटा कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट क्या होती है। तो देखो मैंने यहाँ पर बताया कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। तो देखो बेटा रिसीट्स क्या होती है, रिसीट का मतलब होता है जो हमें पैसा मिला, अमाउंट रिसीव। रिसीट मीन अमाउंट रिसीव, जो मनी रिसीव हुआ है, पैसा रिसीव है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंटिंग ऑफ सर्विसेज। बेटा हालांकि मैं आप लोगों को एनपीओ का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, एनपीओ नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी होती है जो पैसे के लिए काम नहीं करती। बट बेटा पहले मैं आप लोगों को जनरल बता रहा हूँ कि भाई जो बिजनेस होते हैं उनके लिए कैपिटल रिसीट और या रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, ठीक है। फिर बाद में हम एनपीओ पे आएंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया, गुड्स को बेचकर या सर्विस देकर जो पैसा होता है। अगर मेरा बिजनेस है, मैं ट्रेडर हूँ, मैं बना बनाया सामान लाता हूँ बेचता हूँ, मैं गुड्स बेचता हूँ या मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो गुड्स को बेचकर या सर्विस देकर जो मैं पैसा कमाता हूँ, जो गुड्स बेचा पैसा आया, सर्विस दी पैसा आया, इसे हम बोलते हैं रिसीट्स, ठीक है। ये रिसीट्स है। इसके अलावा बेटा अगर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बैंक में एफडी वगैरह करा रखी है, उस पर कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी क्या है, रिसीट्स है, ठीक है। और बेटा इसके अलावा मैंने बैंक से लोन ले लिया, ये भी एक रिसीट है। आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कैपिटल लगाई, ये भी रिसीट है। कोई असेट बेचा, असेट बेच कर जो पैसा आया वो भी एक रिसीट है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ गुड्स को बेचकर, सर्विस रेंडर करके, या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर बैंक से लोन ले लिया, या फिर आपने कोई असेट बेची उससे पैसा आया, कोई इन्वेस्टमेंट बेची उससे पैसा आया, तो ये क्या होती है, कैपिटल, ये होती है रिसीट्स, इसे हम बोलते हैं रिसीट्स। और जो गुड्स को बेचकर या सर्विस देकर, यानी जो हमारा नेचर वर्क है, जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस को ऑपरेट करके, बिजनेस को चला के, ठीक है, जो हमें पैसा आता है उससे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उससे कोई इंटरेस्ट की इनकम आ रही है या रेंटल इनकम आ रही है, तो उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट, यानी जो बार बार रेगुलर मिलती है, ऐसी इनकम, ऐसा पैसा, ऐसी रिसीट जो रेगुलर रिसीव होती है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट, जो रिकरिंग नेचर की होती है, जो बार बार होती है, ठीक है, जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए नहीं मिलती। अगर हम एनपीओ के पॉइंट से
बात करें तो ऐसी रिसीट्स जो रिकरिंग नेचर की होती है, जो बार बार ही मिलती है और जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं मिलती, उसे हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? और कैपिटल रिसीट कैसे बोलते हैं बेटा? तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स को बेच कर बेटा कैपिटल रिसीट किसे कहते हैं? अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स को बेच के, इन्वेस्टमेंट को बेच के, या फिर लोन टेकन, बैंक से लोन ले लिया आपने, या फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, तो ये जो पैसा आता है इसे बोलते हैं कैपिटल रिसीट। ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है? कैपिटल रिसीट, या फिर अगर हम एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर एनपीओ को कोई पैसा रिसीव हुआ किसी स्पेसिफिक काम के लिए, जैसे मान लो एनपीओ को पैसा मिला है बिल्डिंग को बनाने के लिए, किसी एनपीओ को किसी ने डोनेशन दे दिया कि इससे बिल्डिंग बनवा देना है या इस पैसे से प्राइज बंटवा देना बच्चों में, तो एनपीओ को अगर पैसा मिला किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए, तो वो उसे बोलते हैं हम कैपिटल रिसीट। ठीक है, अगर कोई भी कंडीशन अटैच हो गई, किसी स्पेसिफिक काम के लिए पैसा मिल रहा है, तो वो कैपिटल रिसीट माना जाता है। ये ऐसी जो इनकम होती है वो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, वो रेगुलर नहीं मिलती बेटा। एक बात बताओ, क्या असेट रोजाना बेची जाती है? ठीक है, क्या लोन रोजाना लिया जाता है? कैपिटल रिड्यूस रोजाना की जाती है क्या? डेली बेसिस पे की जाती है? नहीं। तो ऐसी जो रिसीट होती है वो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है और किसी स्पेसिफिक काम के लिए पैसा रिसीव होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट्स। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है बेटा, तो याद रखना मैंने क्या बताया, अगर किसी स्पेसिफिक काम के लिए पैसा मिला है जो नॉन रिकरिंग नेचर का है, कभी कभार मिलता है, रेगुलर नहीं मिलता, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। और अगर रेगुलर बेसिस पे पैसा मिलता है, ठीक है, और रिकरिंग नेचर का पैसा मिलता है, रिकरिंग नेचर की इनकम है, रिकरिंग नेचर की रिसीट है, मैं कह रहा हूँ रिकरिंग नेचर की रिसीट है जो रेगुलर मिलता है, ठीक है, गुड्स को बेच कर या सर्विस रेंडर करके जो पैसा मिलता है, इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहता है, तो वो हमारा रेवेन्यू नेचर की रिसीट होता है। देखो क्या लिखा मैंने, कैपिटल रिसीट की बात करें तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, हमने कोई एसेट बेची, कोई फिक्स एसेट बेची या इन्वेस्टमेंट बेची, उससे जो अमाउंट मिल रहा है वो क्या है? कैपिटल रिसीट है। इसके अलावा बेटा रिसीट्स फ्रॉम लोन टेकन या कैपिटल इंट्रोड्यूस, हमने कैपिटल बिजनेस, अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कैपिटल लगाई या लोन लिया, एनपीओ भी लोन ले सकती है, लोन लेकर जो पैसा आया उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, इट रिड्यूसेस द फिक्स एसेट, भाई जाहिर सी बात है एसेट बेचोगे तो एसेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यार ना कैपिटल रिसीट जब होती है, जब हमें प्राप्ति होती है, पैसा आता है, ठीक है, एसेट को बेचने से, तो एसेट साइड से एसेट कम हो जाती है, इससे एसेट्स घटती है। और क्या कह रहा है देखो, इट इंक्रीजेज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, लोन लोगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह किसी स्पेसिफिक काम के लिए जब एनपीओ को पैसा मिलता है तो वो एनपीओ के लिए लायबिलिटी माना जाता है, तो लायबिलिटी बढ़ जाती है। और क्या लिखा है, इट इज़ यूजुअली नॉन रिकरिंग नेचर। नॉन रिकरिंग नेचर क्यों बोल रहा है? क्योंकि रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलता, रोज बार बार ही नहीं मिलता, ठीक है, कभी कभार मिलता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बैंक लोन, ये सारे एग्जांपल है तुम्हारे कैपिटल रिसीट्स के। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ बेटा। उसके अलावा देखो रेवेन्यू रिसीट क्या होता है बेटा, मैंने पहले बता दिया, गुड्स को बेचकर, सर्विस देकर, या रेंटल इनकम मिल गई, या इंटरेस्ट कहीं इन्वेस्टमेंट करके उस पर इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो ये सब जो होती है ये हमारी रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स होती है। और एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एनपीओ को कोई पैसा मिलता है जिसपे कोई भी कंडीशन अटैच नहीं है। देखिए एनपीओ अपने ऑब्जेक्ट के लिए, अपने जिस पर्पज़ के लिए एनपीओ बनाई है उन पर्पज़ में मैं कह रहा हूँ उस पैसे को एनपीओ कहीं पर भी खर्च कर सकती है, एनपीओ फ्री है यूज़ करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, किसी तरह की कोई कंडीशन अटैच नहीं है, किसी भी एनपीओ के किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है अगर एनपीओ के पास उसको यूज़ करने की चॉइस है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? इट इज़ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, या रेंटल इनकम हो गई या इंटरेस्ट इनकम हो गई। ठीक है बेटा, एनपीओ सर्विसेज वगैरह देती है और सर्विस देने के लिए कोई लोग पैसा एनपीओ को डोनेट करके चले जाते हैं और कोई कंडीशन नहीं लगाते। एनपीओ फ्री होती है उस पैसों को यूज़ करने के लिए। एनपीओ के जो मेंबर होते हैं अपनी मेंबरशिप फीस पे करते हैं, तो एनपीओ को जो मेंबरशिप फीस मिलती है यानी जो कि सब्सक्रिप्शन मिलता है, उस सब्सक्रिप्शन के पैसे को एनपीओ कहीं पर भी यूज़ कर सकती है, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती है, तो उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बता दिया मैंने, गुड्स को बेचकर, सर्विस को देकर, रेंटल इनकम वगैरह जो रिसीव होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है? रेवेन्यू नेचर की रिसीट होती है। अच्छा, इट अराइजेज फ्रॉम डे टू डे
ऑपरेटिंग बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, डेली बेसिस पे बिजनेस चलाया जाता है, या एनपीओ को ऑपरेट किया जाता है। तो एनपीओ को ऑपरेट करने से या डेली बेसिस पे बिजनेस को रन करने से, बिजनेस को चलाने से जो इनकम अराइज होती है, जो पैसा मिलता है, जो रिसीट होती है, उसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। या सर्विस देकर जो पैसा मिलता है वो रेवेन्यू रिसीट्स होती है। ठीक है, इसके अलावा बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उससे कोई इनकम वगैरह जो अराइज होती है रेगुलर, वो होती है हमारी रेवेन्यू नेचर की रिसिट। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन मैंने बता दिया। उसके अलावा जर्नल डोनेशन, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जो क्लब वगैरह होते हैं वो वहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह बेचे जाते हैं। इसके अलावा लॉकर रेंट। तो देखो बेटा एंट्रेंस फीस क्या होती है, मैंने किसी भी एनपीओ में मेंबरशिप एक्वायर करते टाइम, मैं कह रहा हूँ जब भी आप किसी एनपीओ के मेंबर बनने जाओगे, आप जाओगे और फीस पे करोगे और एनपीओ के मेंबर बनोगे। एनपीओ की मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए, मेंबरशिप एक्वायर करने के लिए हम जो फीस पे करते हैं उसे हम बोलते हैं एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। ठीक है बेटा, और जो ये जो एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस देते हो, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अगर स्पेसिफिकली बताएगा कि इस पर, ठीक है, कि ये कैपिटल नेचर की रिसीट है तो हम उसको कैपिटल मानेंगे, अदरवाइज एंट्रेंस फीस रेवेन्यू रिसीट मानी जाती है। इसके अलावा बेटा जनरल डोनेशन क्या होता है, कोई पर्सन गया एनपीओ के अंदर और पैसा डोनेट करके आ गया, पैसा देकर आ गया, और एनपीओ फ्री है उस पैसे को यूज़ करने के लिए, एनपीओ उस पैसे को कहीं पर भी यूज़ कर सकती है, तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। कोई डाउट है क्या? इसके अलावा स्पोर्ट्स मटेरियल बेचकर जो पैसा है रेवेन्यू रिसीट। एनपीओ लॉकर ऑफर करते हैं, जैसे कि मान लो क्लब वगैरह होते हैं, इसके अलावा ओल्ड एज होम होते हैं, वो अपने मेंबर्स को लॉकर वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, हम उसके बदले उनसे रेंट लेते हैं। तो जो रेंट रिसीव हो रहा है लॉकर का, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू नेचर की रिसीट। क्लियर किया? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ बेटा। मैंने आप लोगों को कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट के बारे में डिटेल में बता दिया। अब देखो बेटा क्या कर रहा हूँ मैं, अब बात करेंगे कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट की। ठीक है बेटा, अब मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ, कैपिटल पेमेंट क्या होती है और रेवेन्यू पेमेंट क्या होती है। तो बेटा कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट बताने से पहले आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, किसे कहते हैं एक्सपेंडिचर। तो बेटा एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो अगर हमने कोई पैसा खर्च किया, अमाउंट पे किया, ये लायबिलिटी इनकर कर दी किसको, असेट को खरीदने के लिए। मैंने कोई असेट खरीदी, जैसे कि मान लो मैंने ये कैमरा खरीदा, अगर मैंने ये कैमरा खरीदा और कैमरा खरीदने के लिए मैंने जो पैसा पे किया वो क्या है, एक्सपेंडिचर है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। इसके अलावा बेटा मैं ये कैमरा खरीद के लाया और मेरे पर कोई लायबिलिटी आ गई, तो ये भी क्या है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैंने गुड्स खरीदा और पेमेंट करी, तो ये भी क्या है, एक्सपेंडिचर है। अच्छा, अगर मैंने सर्विस ली किसी से और पेमेंट करी, तो ये भी क्या है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस ले रहा हूँ और मैं बदले में मैंने पेमेंट करी, तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। मैं कह रहा हूँ गुड्स खरीदे और उधार खरीदे, जिससे मेरे पर लायबिलिटी आ गई, मेरे ऊपर कर्जा आ गया, तो ये भी क्या है, एक्सपेंडिचर। मैंने सर्विस ली और मेरे पर लायबिलिटी आ गई, तो ये भी क्या है, एक्सपेंडिचर। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बेटा मैं क्या कर रहा था, असेट को खरीदा और मैंने पेमेंट करी, जो पेमेंट करी एक्चुअल में जो पेमेंट किया उसे हम बोलते हैं पेमेंट। ठीक है, असेट को खरीदा और पेमेंट करी तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल पेमेंट। क्या बोलते हैं, कैपिटल पेमेंट। एक्सपेंडिचर तो है ही है और साथ में उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल पेमेंट। इसी तरह बेटा मैंने गुड्स खरीदा या किसी से सर्विस ली और एक्चुअल में पेमेंट करी, कैश पे किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू पेमेंट। क्लियर हो गया? एक्सपेंडिचर तो ये सारा ही है बेटा। मैंने क्या बोला, अमाउंट स्पेंड फॉर परचेज ऑफ असेट्स। आपने असेट खरीदी, पेमेंट करी, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, आपने असेट खरीदी और आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई, पैसा नहीं पे गया, आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई, कर्जा चढ़ गया, तो वो भी क्या है, एक्सपेंडिचर है। आपने गुड्स खरीदी या किसी से सर्विस ली और पेमेंट करी, तो ये भी क्या है, एक्सपेंडिचर है। आपने गुड्स खरीदी या सर्विस ली, आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई, ये भी एक्सपेंडिचर है। लेकिन बेटा मैं कह रहा हूँ ये जो लायबिलिटी आ गई, क्या पैसा गया? आप जब उधार ट्रांजेक्शन करोगे तो क्या पैसा गया, क्या लायबिलिटी आ गई, इससे पैसा तो नहीं गया। ठीक है, इसी तरह गुड्स खरीदा या सर्विस ली क्रेडिट पे, तो पैसा गया क्या, नहीं। तो ये लायबिलिटी जो हमारे ऊपर लायबिलिटी आ गई, याद रखना है, इससे हम क्या बोलेंगे, ये एक्सपेंडिचर तो है, ये एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये पेमेंट नहीं है। इसको हम बोलते हैं असेट को खरीदने के लिए जो पैसा पे किया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, साथ में कैपिटल पेमेंट भी बोलेंगे इसको। इसी तरह गुड्स को खरीदने के लिए जो खर्चा किया या सर्विस लेने के लिए जो खर्चा किया, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर भी बोलेंगे, साथ में कैपिटल पेमेंट भी बोलेंगे। एक्सपेंडिचर तो है ये, मैं कह रहा हूँ ये एक्सपेंडिचर तो है, साथ में इसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू पेमेंट।
क्या बोलेंगे बेटा, रेवेन्यू पेमेंट। ये क्या है, कैपिटल पेमेंट। कोई डाउट है यहाँ तक? आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। तो मैंने क्या बोला, देखो अमाउंट, एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड। ठीक है, हमने जो अमाउंट खर्च किया, कहाँ पर खर्च किया बेटा, या लाइबिलिटी इनकर कर दी, या तो पैसा खर्च किया या लाइबिलिटी आ गई हमारे ऊपर। किस लिए आ गई, फॉर एक्वायरिंग असेट्स, असेट को एक्वायर करने के लिए, असेट को एक्वायर किया, या फिर हमने कोई गुड्स खरीदी या सर्विस, यानी असेट को खरीदने के लिए या गुड्स को खरीदने के लिए या सर्विस लेने के लिए। अगर जो मैंने पेमेंट करी है, पैसा पे खर्च किया, अमाउंट स्पेंड किया, वो भी एक्सपेंडिचर कहलाता है। लाइबिलिटी अगर इन गुड्स को खरीदने के लिए, असेट को खरीदने के लिए और सर्विस लेने के लिए अगर लाइबिलिटी आ गई तो भी एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो मैंने पेमेंट करी है असेट को खरीदने के लिए उसको हम बोलते हैं कैपिटल पेमेंट, और जो गुड्स खरीदने के लिए या सर्विस लेने के लिए जो पेमेंट करी है उसे बोलते हैं कैपिटल, और सॉरी रेवेन्यू पेमेंट। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। अब इसी बात को हम पढ़ते हैं। देखो तो मैंने क्या बोला, देखो एक्सपेंडिचर जो होता है दो तरह का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बेटा देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर तुमने किया और उसके लिए जो एक्चुअल में पेमेंट करी है, एक्चुअल पेमेंट करी है, इसी को हम बोलते हैं कैपिटल पेमेंट। समझ में आ गया? अच्छा, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया उसके लिए लाइबिलिटी आपके ऊपर आ गई तो ये एक्सपेंडिचर तो है लेकिन पेमेंट नहीं है। इसी तरह बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं तो आपने जो गुड्स को खरीदने के लिए या सर्विस लेने के लिए जो पैसा पे किया है, पैसा पे किया एक्चुअल में पैसा पे किया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू पेमेंट। ठीक है, रेवेन्यू पेमेंट। अच्छा, जो लाइबिलिटी आ गई आपके ऊपर, क्या वो भी पेमेंट है? नहीं। ठीक है, वो पेमेंट नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो क्या करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, तो मैंने बता दिया कि असेट एक्वायर करने के लिए, असेट को खरीदने के लिए जो पैसा स्पेंड किया जाता है, जो अमाउंट पे किया जाता है, ये जो लाइबिलिटी इनकर की जाती है उसे हम कैपिटल पेमेंट कहते हैं। इसके अलावा असेट्स की वैल्यू को इंप्रूव करने के लिए हमने कोई एक्सपेंडिचर किया जिससे असेट की लाइफ बढ़ जाएगी, जिससे असेट की लाइफ बढ़ जाएगी, जिससे असेट ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा यूज़ होगा और हम ज़्यादा माल बनाएंगे और ज़्यादा बेचेंगे। तो मैं कह रहा हूँ असेट्स को खरीदने के लिए या एग्जिस्टिंग असेट की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे असेट की लाइफ बढ़ जाएगी, करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो क्या लिखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है द बेनिफिट ऑफ विच अवेल्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। बेटा जाहिर सी बात है, मैंने एक असेट खरीदी, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने ये कैमरा खरीदा, तो ये कैमरा केवल 1 साल तक यूज़ होगा या मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड यूज़ होगा? जाहिर सी बात है 1 साल से ज़्यादा, 2, 3, 4 साल, 10 साल चलेगा, तो ये मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड यूज़ होगा। तो ये कैमरे का खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और मैंने एक्चुअल में पेमेंट करी है, पैसा देकर खरीदा, तो ये कैपिटल पेमेंट भी है। ठीक है, तो कैमरे का खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और इसकी लाइफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होती है। इसको 1 साल से ज़्यादा, इस कैमरे का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा अवेल करेंगे, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और याद रखना, जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इससे बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, ध्यान रखना, इंक्रीज होती है। ठीक है, और साथ में जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं एज एन असेट के तौर पे। तो पढ़ो, देखो क्या लिखा है, इट इज़ इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग और परचेजिंग असेट्स और इम्प्रूविंग द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग असेट। ठीक है, ये असेट को खरीदने के लिए, असेट को एक्वायर करने के लिए या फिर जो एग्जिस्टिंग असेट है उसकी वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए किए जाते हैं। और इट इंक्रीजेज, ये बढ़ाते हैं क्या, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ध्यान रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है और ये कहाँ दिखाए जाते हैं, ये बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाए जाते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, देखो एग्जाम्पल के तौर पे परचेज ऑफ मशीनरी, आपने कोई मशीन खरीदी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने बिल्डिंग खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने फर्नीचर खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने बुक्स खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई डाउट है तो इसी तरह बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, तो मैंने बोला बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, भाई डेली बेसिस पे बिजनेस चला जाता है, या एनपीओ की बात करो तो एनपीओ को रन करने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, टेलीफोन का बिल पे करना है। अगर बिजनेस की बात करो तो गुड्स का खरीदना, ठीक है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज ली जाती है, उसकी पेमेंट करना, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल है। डेली बेसिस पे बेटा रेगुलर ये खर्चे पे किए जाते हैं, ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, ध्यान में। तो क्या लिखा है, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं द बेनिफिट ऑफ विच
एक्सपायर्स विद इन अकाउंटिंग पीरियड। जाहिर सी बात है बेटा, आपने एम्प्लॉय को सैलरी दी 1 महीने की, तो उससे 1 ही महीने तो काम कराओगे, उसकी सर्विस का बेनिफिट केवल 1 महीने तक ले पाओगे। आपने 2 महीने की सैलरी दी तो 2 महीने तक बेनिफिट ले पाओगे, 3 महीने की सैलरी दी तो 3 महीने तक बेनिफिट ले पाओगे। ठीक है, मैंने 1 महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया तो 1 महीने ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर पाऊंगा। तो मेरा कहना मतलब क्या है, ऐसे एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर में एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। हम इसका फ़ायदा केवल उसी पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही ले पाते हैं, या 1 महीने 2 महीने तक ले पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा इट इज़ इनकर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेटिंग बिजनेस। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, रेगुलर बेसिस पे बिजनेस को चलाने के लिए ये खर्चे किए जाते हैं। इट इज़ इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ध्यान रखना, अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखते हैं। भाई एम्प्लॉय को सैलरी रेगुलर बेसिस पे पे करते रहोगे तो एम्प्लॉय काम करते रहेगा और आपको प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक है, एम्प्लॉय को सैलरी देने से प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहती है, जितना हम कमाएंगे उतना कमाते रहेंगे, इससे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती नहीं है, ध्यान रखना। एंड इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, और जितने भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं, या फिर इनकम एक्सपेंडिचर, अगर हम एनपीओ की बात करें तो इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजिस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, स्टेशनरी वगैरह, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, अगर पैसा पे किया तो उसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू पेमेंट। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, अगर तुमने पैसा पे किया तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल पेमेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बेटा आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू पेमेंट क्या होती है और कैपिटल पेमेंट क्या होती है। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं बेटा डिटेल में कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। पहले देखो ओवरव्यू लेते हैं, मैंने क्या पढ़ाया अभी तक। मैंने बोला कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है, ठीक है, वो जस्ट लाइक कैश अकाउंट बनाया जाता है, कैश अकाउंट जैसा ही बनाया जाता है, ध्यान रखना है। और बेटा हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको कैश अकाउंट जैसा ही मान के चलेंगे। और इसका नेचर क्या होता है बेटा, तो इसका नेचर रियल होता है। रियल, क्योंकि कैश अकाउंट का नेचर रियल होता है तो इसलिए उसको भी हम रियल इन नेचर ही बोलते हैं। ठीक है, और कौन सी बेसिस पे अकाउंटिंग फॉलो करके बनाया जाता है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे अकाउंटिंग फॉलो करके बनाया जाता है। कैश मिलेगा तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश पे करेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान रखना। अगर करंट ईयर की कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई इसी तरह करंट ईयर का कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई इनकम अक्रूड है तो रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर हो गया? इसी तरह डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो मैंने क्या बोला, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ध्यान ना रियल इन नेचर होता है और कैश बेसिस पे अकाउंटिंग फॉलो करके बनाया जाता है। और ये कैश बुक के कैश जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, ये कैश बुक के कैश कॉलम और बैंक कॉलम की समरी होता है, ध्यान रखना। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के कैश कॉलम और बैंक कॉलम की समरी होता है, और ये कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है और ये कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस पे खत्म होता है। क्लियर यहाँ तक? और जितनी भी रिसीट्स होती हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे रेवेन्यू रिसीट की, वो रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड में रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, और मैंने बता दिया कि कैपिटल रिसीट किसे कहते हैं, ध्यान ना। कैपिटल रिसीट जो होती है जो किसी स्पेसिफिक पर, अगर अब हम एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि एनपीओ को अगर कोई पैसा मिला है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, अगर पैसा मिला है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए और वो नॉन रिकरिंग नेचर का है, जो कभी कभार मिलता है, तैयार ना, अगर आपको स्पेसिफिक काम के लिए पैसा मिलता है, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए पैसा मिलता है और वो नॉन रिकरिंग नेचर का है, कभी कभार मिलता है, ठीक है, या फिर नॉन रिकरिंग नेचर का है, या फिर अमाउंट रिसीव होता है फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स और लोन टेकन, तो ये क्या होता है, कैपिटल रिसीट होता है। और जो जब भी एनपीओ को कैपिटल रिसीट होगी तो वो कौन सी साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड में। इसी तरह रेवेन्यू रिसीट क्या होगी, जो नॉन रिकरिंग नेचर की होगी, जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं मिलेगी। अगर एनपीओ को कोई पैसा मिला है ठीक है, जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं मिला, जो रिकरिंग नेचर का जो रेगुलर बेसिस पे मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट, और वो रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? इसी तरह बेटा जितनी भी पेमेंट्स होती हैं, चाहे वो कैपिटल पेमेंट हो चाहे वो रेवेन्यू पेमेंट हो, ठीक है, वो रिसीट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड में रिकॉर्ड की जाती है। अब बेटा कैपिटल पेमेंट क्या होती है, मैंने बोला था एसेट वगैरह खरीदना, जब आपने कोई एसेट वगैरह परचेज करी है, कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी और बदले में पेमेंट करी, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल पेमेंट। एसेट वगैरह खरीदने में, इन्वेस्टमेंट वगैरह खरीदने में जो पैसा पे किया जाता है उसे हम कैपिटल पेमेंट कहते हैं, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसी तरह
अगर आप एनपीओ को रन कर रहे हो, एनपीओ को चला रहे हो, एनपीओ को चलाने के लिए डेली बेसिस पे बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन का बिल, ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी, वेजिस वगैरह पे की जाती है, इंश्योरेंस करा दिया एनपीओ का। ये सारे खर्चे जो होते हैं एनपीओ को रन करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू पेमेंट। तो पेमेंट मेड फॉर डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, या एनपीओ को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू पेमेंट, ठीक है। तो चाहे कैपिटल रिसीट हो, चाहे रेवेन्यू रिसीट हो, चाहे कैपिटल पेमेंट हो, चाहे रेवेन्यू पेमेंट हो, वो सारे खर्चे या पेमेंट इनकम रिसीट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, यार ना। अच्छा, चाहे इनकम प्रीवियस ईयर की हो, अगर मिल गई तो रिकॉर्ड होगा, नेक्स्ट ईयर की है मिल गई तो रिकॉर्ड होगी, ठीक है, करंट ईयर का है तो भी रिकॉर्ड होगा, ध्यान रखना यहाँ तक। और नॉन कैश आइटम रिकॉर्ड नहीं करते, इसमें कोई डेट का कॉलम नहीं होता। क्लियर हो गया, यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो बेटा। अब हम बात करते हैं डिटेल में कि अब बेटा मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया था आप लोगों को, अब डिटेल में बात करें कि एनपीओ के अंदर क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड, रिसीट साइड में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है और पेमेंट साइड में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखो जी, रिसीट एंड, आप लिखोगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके नीचे लिखोगे बेटा फॉर द ईयर एंडेड, मैंने लिखा, आप लिखोगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि पूरे साल के लिए बनाया जाता है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट साइड को हम बोलते हैं रिसीट साइड और क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं, पेमेंट साइड। यहाँ तो कोई डाउट है तो। और सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला है, टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश का जो बैलेंस था, कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस और बैंक का, उसको रिकॉर्ड किया मैंने। उसके बाद बेटा तो मैंने देखो क्या लिखा है, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। अब बेटा मैंने बताया अभी कि किसी भी एनपीओ का मेंबर बनते टाइम, मेंबरशिप ज्वाइन करते टाइम, ठीक है, मेंबरशिप एक्वायर करते टाइम जो पैसा पे किया जाता है, जो फीस पे की जाती है, उसे हम बोलते हैं एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। यानी मेंबर बनने के लिए जो पेमेंट करी उसे एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस बोलते हैं। और बेटा एनपीओ को ये पैसा मिलेगा तो मैंने बोला ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश अकाउंट होता है। तो जब एनपीओ को पैसा मिलेगा तो एक तरह से बोलो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस, ठीक है। हालांकि ये पहले कैश बुक के कैश कॉलम में या बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ से टोटल करके रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट आप समझने के लिए देख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस, तो ये कैश अकाउंट ही है, कैश अकाउंट जैसा ही है, तो टू एंट्रेंस फीस, ठीक है। और ये बेटा अगर कुछ मैं कह रहा हूँ स्पेसिफाई कर देगा कि इसको कैपिटल मानना है तभी हम कैपिटल मानेंगे, अदरवाइज हमेशा रेवेन्यू नेचर की रिसीट मानेंगे। एंट्रेंस फीस क्या मानेंगे, रेवेन्यू नेचर की रिसीट। क्लियर क्या होता। उसके बाद देखो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन। मैंने बोला था ना बेटा, आप एनपीओ के मेंबर बन गए, एनपीओ के मेंबर बनने के बाद आप चाहते हो कि आपकी मेंबरशिप चालू रहे, एक्टिव रहे, आप एनपीओ के मेंबर बने रहे। मेंबरशिप चालू रखने के लिए, मेंबरशिप एक्टिव रखने के लिए आप रेगुलर बेसिस पे एनपीओ को पेमेंट करते हैं, तो एनपीओ को उसे बोलते हैं हम सब्सक्रिप्शन। ये मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ये हाफ ईयरली भी हो सकता है और ये ईयरली भी हो सकता है। एनपीओ को जब आप पैसा पे करोगे तो एनपीओ को तो मिलेगा, एनपीओ क्या बोलेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो कैश की डेबिट में टू सब्सक्रिप्शन। और बेटा ये रेवेन्यू नेचर की रिसीट माना जाता है, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है। और जब मिलेगा तो रिसीट पेमेंट की रिसीट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा टू सब्सक्रिप्शन। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो क्या लिखा है, लाइफ मेंबरशिप फीस। अब बेटा ये लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, तो देखो एनपीओ ऑप्शन देती है मेंबर्स को कि आप चाहो तो ये मंथली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन ना पे करके आप चाहो तो एक ही बारे में लमसम पेमेंट कर दो, इकट्ठा पेमेंट कर दो और आप हमारी एनपीओ के लाइफ टाइम मेंबर बन जाओ, ठीक है। तो कुछ मेंबर क्या करते हैं कि सारा सब्सक्रिप्शन एक साथ पे कर देते हैं और लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। और ये बेटा ये कुछ सभी मेंबर से नहीं मिलती, कुछ मेंबर पे करते हैं, एनपीओ को पूरी कुछ मेंबर से मिलती है पूरी लाइफ टाइम में, तो इसलिए हम बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है और कैपिटल रिसीट मानी जाती है, ठीक है। जब मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू लाइफ मेंबरशिप फीस, तो कैश की डेबिट में टू लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। अब बेटा देखो जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन क्या होता है, कोई पर्सन आता है एनपीओ को डोनेट करके चला जाता है और वो कुछ भी कंडीशन नहीं लगाता, किसी तरह का कोई अपने इरादे नहीं बताता कि वो किस पर्पज़ के लिए पैसा दे रहा है। एनपीओ को सिंपली पैसा दिया और चला गया, तो एनपीओ फ्री है उस पैसे को यूज़ करने के लिए। एनपीओ उस पैसे को एनपीओ के ऑब्जेक्ट पे कहीं पर भी खर्च कर सकती है, तो ऐसे पैसों को बोलते हैं हम जनरल डोनेशन, ठीक है। और जो जनरल डोनेशन होता है वो रेवेन्यू नेचर की रिसीट माना जाता है, जब मिलता है तो रिसीट पेमेंट की रिसीट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह बेटा देखो स्पेसिफिक डोनेशन। अब बेटा कोई पर्सन आया और उसने पैसा दिया और कहा इस पैसे से बिल्डिंग बनवा देना या इस पैसे से बच्चों में प्राइज बंटवा देना। अब देखो बेटा क्या है, जब पर्सन
पैसा डोनेट कर रहा है तो उसने कंडीशन अटैच कर दी कि भाई ये पैसा इस काम के लिए होना चाहिए, ये पैसा बिल्डिंग बनवाने के लिए है, या ये पैसा प्राइस बंटवाने के लिए है, तो उसने कंडीशन लगा दी। अब जब कोई पर्सन किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए पैसा दे के जाएगा तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन, और अगर स्पेसिफिक डोनेशन मिला है तो कैपिटल रिसीट माना जाता है। क्लियर हो गया? तो जब पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक डोनेशन, तो रिसीट पेमेंट की रिसीट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे पहले कैश बुक में आएगा, फिर वहाँ से रिसीट पेमेंट की रिसीट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई असिस्टेंस मिल जाए, कोई हेल्प मिल जाए, ठीक है, मनी की फॉर्म में या काइंड में, तो उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, और ये बता देगा तो हम उसको, अगर बता देगा किसी स्पेसिफिक काम के लिए मिला है तो हम इसको क्या मानेंगे? कैपिटल रिसीट। और अगर नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा, तो हम उसको क्या मानेंगे? रेवेन्यू रिसीट। क्लियर हो गया? रेवेन्यू नेचर की रिसीट माना जाएगा और रिसीट पेमेंट की रिसीट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद बेटा लेगेसीज। अब देखो लेगेसीज क्या होती है बेटा? लेगेसीज की बात करें तो डोनेशन और लेगेसीज में ज़्यादा अंतर नहीं है। डोनेशन का मतलब बस पर्सन सिंपली आया, डोनेट करके चला गया, ठीक है। अब डोनेट करेगा तो वो कंडीशन अटैच भी कर सकता है और नहीं भी करे, वो बता देगा कि इस पैसे को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। और अगर उसने कुछ नहीं बताया तो वो जनरल डोनेशन हो गया। और जनरल डोनेशन तो रेवेन्यू रिसीट और स्पेसिफिक डोनेशन तो कैपिटल रिसीट। इसी तरह बेटा लेगेसीज की बात करें तो लेगेसीज याद रखना, वैसे तो लेगेसीज क्या होता है? नॉन रिकरिंग नेचर की होती है भाई। और होता क्या है, जब कोई पर्सन मरने वाला होता है तो मरते वक्त क्या करता है? वो अपनी वसीयतों में, अपनी विल में वो लिख के चले जाता है कि भाई मेरी सारी प्रॉपर्टी या मेरा जितना भी कैश वगैरह है, प्रॉपर्टी है, वो इस एनपीओ के नाम मैं करके जा रहा हूँ। अब बेटा कोई पर्सन मरते वक्त जब अपनी प्रॉपर्टी सारी किसी एनपीओ के नाम कर जाएगा तो क्या, जरा सोचो, क्या एनपीओ को रेगुलर रोज़ ऐसी रिसीट होती है, रोज़ ऐसी लेगेसीज मिलती है? नहीं। तो बेटा इसलिए ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, कभी कभार मिलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट। आपके सिलेबस में बेटा क्या करना है 12th क्लास में कि अगर एनपीओ को लेगेसीज मिली है और कुछ भी नाम बताए तो हम बोलेंगे वो जर्नल है, ठीक है। एनपीओ को कोई पर्सन अपनी विल में डोनेट करके चला गया और जर्नल है, कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है, तो उसको हम रेवेन्यू नेचर की रिसीट मानेंगे और रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड में दिखाएंगे। और अगर कोई स्पेसिफिकली बता दे, क्लियरली बता दे कि भाई लेगेसीज जो है, इस लेगेसीज का पैसा इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, यानी पर्सन मरते वक्त लिख गया कि मैं इस एनपीओ को पैसा डोनेट कर रहा हूँ और इस काम के लिए डोनेट कर रहा हूँ, यानी वो स्पेसिफिकली कंडीशन अटैच करके जाए कि भाई लेगेसीज का पैसा इस पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ करना है, तो वो कैपिटल रिसीट माना जाएगा। और वो रिसीट जब मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू लेगेसीज, ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा और कैपिटल रिसीट माना जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके अलावा बेटा बाकी तो चीज़ें बहुत आसान है, जैसे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। एनपीओ के अंदर न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं, जो न्यूज़पेपर पुराने होते थे, पुराने न्यूज़पेपर, मैगजीन थी, वेस्ट पेपर वगैरह बेच दिया, तो उसको बेच कर जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू नेचर की रिसीट माना जाता है। इसके अलावा वो मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल्स, ये रिसीट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है, ये भी रेवेन्यू नेचर की रिसीट माना जाता है और रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा देखो बेटा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, आपने बैंक में एफडी करवा रखी तो उस पर इंटरेस्ट आया है, तो इंटरेस्ट भी रेवेन्यू नेचर का रिसीट माना जाता है और रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह लॉकर एंड, जो एनपीओ होती है, मैंने बोला था ना, अपने मेंबर्स को लॉकर ऑफर करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स क्लब वगैरह होते हैं, ओल्ड एज होम वगैरह होते हैं, ये अपने मेंबर को लॉकर ऑफर करते हैं और उस पर उनसे उनको रेंटल इनकम होती है, तो उसे हम लॉकर रेंट बोलते हैं और लॉकर रेंट भी रेवेन्यू नेचर की रिसीट माना जाता है। उसके अलावा बेटा देखो प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। अच्छा, चैरिटी शो वगैरह होते हैं, एनपीओ चैरिटी शो वगैरह करवाते हैं, उससे कोई इनकम अगर आती है तो वो भी रेवेन्यू नेचर की रिसीट आती है, मानी जाती है और वो रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड में दिखाया जाता है। इसके अलावा बेटा देखो रेंट फॉर यूज़ ऑफ हॉल, जब मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट फॉर यूज़ ऑफ हॉल, ठीक है, वो मिलेगा तो रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड में दिखाया जाएगा। एनपीओ जो होती है, एनपीओ के हॉल वगैरह किराए पे दिए जाते हैं, जैसे धर्मशाला वगैरह होती है, मैरिज वगैरह के लिए हॉल किराए पे देते हैं, ग्राउंड किराए पे देते हैं, तो
एनपीओ का जो ग्राउंड हो गया या हॉल हो गया वो रेंट पे दिए जाते हैं, उससे रेंटल इनकम जो होती है उसी को बोलते हैं रेंट फॉर यूज़ ऑफ हॉल। ये भी रेवेन्यू नेचर की रिसीट माना जाता है और रिसीट पेमेंट की रिसीट साइड में दिखाया जाता है। जैसे देखो हायर ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड का किराया हो गया, वो भी ग्राउंड वगैरह जो होता है उसका जो फील्ड होती है उसको किराए पे दिया जाता है। ग्राउंड को मैं कह रहा हूँ एनपीओ का जो ग्राउंड होता है उसको हम रेंट पे देते हैं, उससे जो रेंटल इनकम आती है उसे बोलते हैं हायर ऑफ ग्राउंड। ये भी रेवेन्यू नेचर की रिसीट माना जाता है। उसके अलावा देखो बेटा सेल ऑफ टिकट फॉर एनुअल फीट। अब बेटा आपको पता होगा स्कूलों में भी एनुअल फेट होते हैं और जब मेला वगैरह लगाया जाता है स्कूलों में जो एनुअल फेट होते हैं, फेट की टिकटें होती हैं वो बेची जाती हैं। लोग बाहर से भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो स्कूल के स्टूडेंट वगैरह होते हैं वो भी सब आते हैं। तो जो लोग आते हैं वो टिकट वगैरह खरीद के आते हैं, तो टिकट बेच कर जो पैसा आता है वो रेवेन्यू नेचर की रिसीट माना जाता है, वो एनपीओ के लिए इनकम है। ठीक है, तो जब मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ टिकट ऑफ एनुअल फीट, वो रेवेन्यू नेचर की रिसीट है, वो रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड में दिखाया जाता है। इसके अलावा सेल ऑफ ग्रास, जो एनपीओ स्पोर्ट्स क्लब वगैरह होते हैं उसमें जो ग्राउंड होता है उसकी घास से काट कर बेची जाती है, वो जो उससे जो पैसा आता है वो रेवेन्यू नेचर की रिसीट माना जाता है। जब मिलेगा तो रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड में दिखाया जाएगा सेल ऑफ ग्रास। इसके अलावा बेटा देखो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, एसेट बेचकर जो पैसा है या इन्वेस्टमेंट बेचकर जो पैसा है वो कैपिटल रिसीट है, और वो जब मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट या कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, वो रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड में दिखा देगा। इसके अलावा मैंने बेटा यहाँ पर दिखाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा, साल के एंड में अगर बैंक में नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है, तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है और वो भी दिखा जाएगा टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD। यहाँ तो कोई डाउट है। अब आ जाओ पेमेंट साइड में। बेटा पेमेंट साइड को समझना बड़ा आसान है, क्योंकि पेमेंट साइड में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो जैसा हमने 11th क्लास में ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस दिखाए थे, पीएनएल अकाउंट के अंदर या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो एक्सपेंसेस दिखाए थे, खर्चे तो जो एनपीओ के होते हैं वो नॉर्मल बिजनेस से मैच करते हुए होते हैं, कुछ खर्चे डिफर करते हैं, अदरवाइज तो नॉर्मल खर्चे होते हैं। तो इसलिए एक्सपेंसेस साइड को तो एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा नहीं, वो बहुत आसान होता है। जैसे सबसे पहले पेमेंट साइड में देखो तो बाय बैलेंस BD, अगर बैंक का ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट, बैंक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो यहाँ से स्टार्टिंग होगा। ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है तो बाय बैलेंस BD। इसके अलावा बेटा वेजेस एंड सैलरी, एनपीओ के अंदर एम्प्लॉय वगैरह काम करते हैं, उन मजदूर वगैरह काम करते हैं, उनको वेजेस या वगैरह सैलरी वगैरह पे करेंगे तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्रेडिट मिलेगा बाय सैलरी। ठीक है, इसके अलावा रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, और ये रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है बेटा। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट पे कर दिया, छोटे मोटे MCD के टैक्सेस पे कर दिए, ये भी रेवेन्यू नेचर की पेमेंट होती है और रेशन पेमेंट की पेमेंट साइड में लिखा जाता है। इसके अलावा बेटा एनपीओ का इंश्योरेंस करा दिया, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रेशन पेमेंट की पेमेंट साइड में लिखा जाएगा, ये भी रेवेन्यू नेचर की पेमेंट होता है। इसके अलावा बेटा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग वगैरह कराई, स्टेशनरी वगैरह खरीदी, ये भी क्या है रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है, जब पे करेंगे तो रेशन पेमेंट की पेमेंट साइड में दिखाया जाएगा। इसके अलावा पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है, ठीक है, पे करेंगे तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पेमेंट साइड में दिखा जाएगा, ये भी रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट करा दिया एनपीओ का, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये भी रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है। इसके अलावा बेटा सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चे होंगे, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उसको हम सन्ड्री एक्सपेंस बोल देते हैं। इसके अलावा टेलीफोन एक्सपेंस, ये भी रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ये भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, ठीक है, एनपीओ में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, वाटर वगैरह यूज़ हो रहा है, उसके चार्जेस, ठीक है, वो भी रेवेन्यू नेचर की खर्चा है, ये भी रेवेन्यू नेचर का खर्चा है और ये रेशन पेमेंट की पेमेंट साइड में दिखा जाएगा। ऑडिट फीस, सीए से अकाउंट्स अपने मेंटेन करवाए, अकाउंट्स चेक करवाए, उसको फीस, सीए को फीस वगैरह पे की, ऑडिट वगैरह करवाया, उसकी फीस पे करी, अकाउंट्स चेक वगैरह कराए, तो ये भी रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है और पेमेंट साइड में दिखाएगा। इसके अलावा बेटा ऑनरेरियम, बेटा ऑनरेरियम क्या होता है बेटा, जैसे कि आप लोगों के स्कूल वगैरह में देखो, स्कूल वगैरह में क्या होता है, डॉक्टर्स आते हैं, ठीक है, और डॉक्टर्स चेकअप करते हैं और चेकअप करते हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और बदले में जो स्कूल होता है कुछ टोकन मनी देता है, उनको कुछ पेमेंट करता है, ठीक है। क्या वो डॉक्टर्स आपके स्कूल के एम्प्लॉय होते हैं? नहीं, एम्प्लॉय तो नहीं होते ना बेटा, ध्यान रखना, जो डॉक्टर आते हैं वो आपके स्कूल का कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो आते हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करने के बदले हम आपका स्कूल कुछ थोड़ा बहुत पैसा देता है उनको रिस्पेक्ट के तौर पे, आदर के तौर पे, तो उसे हम बोलते हैं ऑनरेरियम, ठीक है। ऑनरेरियम जो होता है हम उसको सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, ठीक है, वो हमारा कोई एम्प्लॉय नहीं है कि हम उसको सैलरी वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं ऑनरेरियम। ये रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है और वो रिसीट जब पे करेंगे तो रिसीट पेमेंट की पेमेंट साइड में दिखा जाएगा।
जैसे गेस्ट लेक्चरर वगैरह आ जाते हैं, उनको जो पेमेंट की जाएगी। इसके अलावा बेटा रिपेयर रिन्यूअल्स, आपने रिपेयर करवाया, रिन्यूअल्स वगैरह हुआ तो उस पर जो पैसा खर्च किया वो भी रेवेन्यू मैनेजर की पेमेंट होती है, और वो रिसीव जब पे करेंगे तो रिसीव पेमेंट की पेमेंट साइड में दिखाया जाएगा। इसके अलावा बेटा आपकी वो ग्राउंड की देख रेख पे जो खर्चा किया जाता है वो भी रेवेन्यू मैनेजर का पेमेंट है, और रिसीव पेमेंट की पेमेंट साइड में दिखाया जाएगा। इसके अलावा बेटा कन्वेंस, आपने एनपीओ के काम से मेट्रो से बाई बस बाई ट्रेन एनपीओ के काम से आ जा रहे हो तो उसका किराया भाड़ा जो उसे हम बोलते हैं कन्वेंस भी हमारा रेवेन्यू मैनेजर की पेमेंट है, रेगुलर किए जाते हैं, और रिसेंट जब पे किया जाएगा तो रिसेंट पेमेंट की पेमेंट साइड में दिखाया जाएगा। इसके अलावा न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल्स, आपने न्यूज़पेपर्स खरीदे, आप रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर खरीदते हैं, मैगजीन वगैरह आती है एनपीओ के अंदर, तो वो रेवेन्यू मैनेजर की पेमेंट है। जैसे लाइब्रेरी वगैरह में जो है न्यूज़पेपर वगैरह मैगजीन वगैरह खरीदी जाती है रेगुलर बेसिस पे, तो ये रेवेन्यू मैनेजर की पेमेंट है, और जब पे करेंगे तो रिसेंट पेमेंट की पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा बेटा परचेज ऑफ असेट्स, कोई एसेट खरीदी, बुक वगैरह खरीद लिया, फर्नीचर वगैरह खरीद लिया, मशीन वगैरह खरीद ली, तो ये कैपिटल पेमेंट है। एसेट को खरीदने के लिए जो पैसा पे किया जाता है उसे हम कैपिटल पेमेंट कहते हैं, और जब हम खरीदेंगे तो पैसा जाएगा एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश की में बाई एसेट्स। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश की रेशर में बाई इन्वेस्टमेंट। रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट को हम कैश जैसा ही मान के चलते हैं, ये कैपिटल पेमेंट है। क्लियर हो गया बेटा? इसके अलावा बेटा आखिरी में देखो बाय बैलेंस सीडी, कैश का क्लोजिंग बैलेंस और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ बेटा। ये मैंने आप लोगों को डिटेल में रिसीवेंट पेमेंट के बारे में बता दिया, ठीक है बेटा। और जो बेटा मैंने कैपिटल रिसीट वर्ड यूज़ किया उसके लिए मैंने यहाँ पर देखो सीआर, कैपिटल रिसीट को मैंने शॉर्ट में सीआर बोला है, और रेवेन्यू रिसीट को मैंने शॉर्ट में आरआर बोला है, और जितनी भी कैपिटल पेमेंट है उसको मैंने शॉर्ट में सीपी बोला है, और जितनी भी रेवेन्यू पेमेंट है उसको शॉर्ट में आरपी बोला है। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। बेटा मैंने आप लोगों को डिटेल में रिसीवेंट पेमेंट के बारे में बता दिया, ठीक है। और बेटा यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है। थैंक्स।